Okay जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. You are able to see my screen, I think. बता दीजिए आप लोगों को फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहा है स्क्रीन पर? कायदे आजम फरमाते हैं, our foreign policy is one of the friendliness and goodwill towards the nation of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations. हमारे किसी के खिलाफ जाहिरियत के कोई अज़ाइम नहीं है। हम ईमानदारी और फेयर प्ले यानी यकसा जो आप फेयर प्ले को आप अदल भी कह सकते हैं, इंसाफ कह सकते हैं, उसके कायल हैं इंटरनेशनल नेशनल डीलिंग्स के अंदर, और हम पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट स्टेट शैल एंडीवर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन फ्रेटर्नल रिलेशंस अमंग मुस्लिम कंट्रीज बेस्ड ऑन इस्लामिक यूनिटी। हमारे यहाँ क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐड किया गया है कि मुसलमान ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएंगे इस्लामी इत्तेहाद को मद्देनजर, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों के कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ये वो इलाके हैं एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जिनको हम कहते हैं एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या गरीब ममालिक हैं, या ग्लोबल साउथ भी बोल सकते हैं। तो इसकी कैटेगोरिकली बात हुई है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, foster goodwill and friendly relations among all nations and encourage the settlement of international disputes by peaceful means। तो ये सारी बातें शामिल हैं कि पीसफुल मीन्स से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का हल और तमाम नेशंस के दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस। तो ये वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है। एक तो ये कि एक तो ये कि सबसे अहम तो ये है कि नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स एनीवन। दूसरा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरा, इस्लामिक कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशंस। चौथा, कॉज एंड इश्यूज ऑफ अफ्रीका, एशियन, लैटिन अमेरिका जो है उसको प्रमोट करना। तो ये तीन चार चीजें बहुत अहम रही हैं। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, या जिनकी बेसिस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी तरतीब पाती है। कोई एक पॉलिसी तो होती नहीं है, हर मुल्क के लिहाज से, हर बाद औक़ात तो हर इशू के लिहाज से भी पॉलिसी चेंज हो रही होती है। लेकिन कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित होते हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न कर रहे होते हैं। सबसे पहले है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, कि हम कहाँ पर लाई करते हैं, हमारी ज्योग्राफी की पॉलिटिक्स क्या है, हम जहाँ लोकेटेड हैं वहाँ के डायनामिक्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, हमारे पड़ोस में क्या है, हम कहाँ जाने का रास्ता दे सकते हैं, समंदर हमसे कितना दूर है, समंदर कितना बड़ा है, उस समंदर को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज कैसे। नेशनल सिक्योरिटी के हर हालत में सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, सिक्योर करना है। हमारी पॉलिसी बड़ी इंडिया सेंट्रिक भी है कि भारत क्योंकि पाकिस्तान को, हम ये हमेशा कहते हैं कि उस वजूद को नापसंद करता है, तो इस वजह से भारत से पाकिस्तान की सलामती को जो खतरा है उससे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, मुस्लिम कंट्रीज के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाना, दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर ना करना, यूएन चार्टर को फॉलो करना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान किसी मुल्क को तबाह करने के हक में नहीं है, किसी मुल्क को तबाह करके तबाही का कोई एजेंडा नहीं है पाकिस्तान का। डेवलपिंग रिलेशंस विद ऑल बिग पावर्स एंड इमीडिएट नेबर्स, जितने इमीडिएट नेबर्स हैं और बिग पावर्स हैं उनके साथ रिलेशंस कायम करना।
ये सारा कुछ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर पिलर है। अच्छा जी, ईरा ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं जब पाकिस्तान ने अपने आप को अलाइन नहीं किया था, पाकिस्तान अभी नया-नया वजूद में आया था, तो अभी आपको पता है कि वो कोल्ड वॉर का दौर था, तो यही होता था, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। तो उसमें से उसमें से ये देखना कि आप जो हैं वो अपने रिलेशंस पड़ोसियों से कैसे बना सकते हैं। कहते हैं ना कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। आप अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपके पड़ोसी तो वही रहते हैं। तो आप ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान उठ के कहीं और चला जाएगा कल। तो ये बहुत एक अहम चीज है जिसको आपने मद्देनजर रखना होगा। ठीक है जी। जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, सो पड़ोसियों के साथ आपको रिलेशन बनाने हैं, इसी तरह पड़ोसियों का आपको तस्लीम करना, आपके साथ दोस्ती करना ज़रूरी है। पड़ोसी चाहें तो आप कभी सुकून से नहीं रह सकते, वो आपकी बॉर्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करते रहेंगे, आपके लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाते रहेंगे। तो पाकिस्तान को भी ये चीज़ अंदाज़ा हो गई थी। इंडिया के साथ पाकिस्तान की एक पसंद तो शुरू से रही है, मगर उसके साथ-साथ पाकिस्तान और इंडिया ने एक काम बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि एक दूसरे को फौरन रिकॉग्नाइज़ किया था। पाकिस्तान और इंडिया के ने इंटरनेशनल फोरम्स पे एक दूसरे को एक तरह से हेल्प किया, कभी ब्लॉक नहीं किया, एतराज़ात नहीं किए। ऑल्दो पॉलिटिकली एक दूसरे के वजूद को नापसंद करते थे, और ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान को की जो क्रिएशन है और उसकी एग्जिस्टेंस को बहुत वायबल नहीं समझता, बट एट द सेम टाइम उस तरह से ऑपोजिशन नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, सब कुछ किया है, बट रिकग्निशन या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोनों ने एक दूसरे को उस तरह से एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को अपोज नहीं किया। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी होते रहे इस दौरान। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। फिर पाकिस्तान को अ, जो रिसीवेबल्स थे जो इंडिया के ने पे करने थे, वो उनमें आई थिंक 700 मिलियन रुपीस पे हो गए। ऑल्दो गांधी जी ने यहाँ पे एहतजाज भी काम आया, बट दे केप्ट गोइंग। ये चीजें चलती रही। दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान का पड़ोसी था जिसने ज्यादा हॉस्टिलिटी दिखाई, वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान ने कहा कि हम ये इस ड्यूरंड लाइन को तस्लीम ही नहीं करते। ये पाकिस्तान तो हमारी टेरिटरी के ऊपर बना हुआ है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और खासकर और ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये तो पश्तून है और ये तो हमारे बनते हैं। अंग्रेजों ने जबरदस्ती ले लिए थे। अंग्रेज कौन होते हैं ये चीजें पाकिस्तान को देने की, और हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान की इंक्लूजन इन ऑल इंटरनेशनल फोरम्स जो है उसको अपोज किया। इवन यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया और रिकॉग्नाइज नहीं किया पाकिस्तान को बड़े अरसे तक।
इससे बिल्कुल कॉन्ट्रैरली एक और मुल्क था जिसको ईरान कहते हैं, वो पाकिस्तान का बड़ा ब्रदरली कंट्री बना। पाकिस्तान को सबसे पहले उन्होंने रिकग्नाइज किया, कहा कि ये एक अलग मुल्क है, हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे। और बड़ा एक पॉजिटिव सा रिलेशन बन गया, ठीक है। और चाइना उस टाइम वजूद में नहीं आया था, लेकिन चाइना जब वजूद में आया 49 के अंदर, यानी जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, तो पाकिस्तान वाज अमंग्स्ट द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना। और ऑल्दो चाइना कम्युनिस्ट था, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में अकलमंदी का मुजाहिरा करते हुए चाइना को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इन एनी केस चाइना एक पड़ोसी तो है पाकिस्तान। आप पड़ोसियों को से आपने डील तो करना है, अब आप उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करें ना करें, ये आपका मसला है, वो आपके पड़ोसी तो रहेंगे। तो इस ईरा ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर एक और चीज हुई कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि तमाम जो बड़ी पावर्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप बनाए और उनको स्ट्रेंथन करे, ताकि पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पे ये पावर्स अवेलेबल हों। यूएसएसआर के साथ कुछ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। इवन सबसे पहले जो फॉरेन ट्रिप, फॉरेन विजिट का इनविटेशन आया, वो सोवियत यूनियन की तरफ से ही आया। ऑल्दो वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। लियाकत अली खान साहब पहले अमेरिका तशरीफ लेके गए, अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा कुर्बत दिखाई गई। अच्छा, आपको पता है कि जो रियासतें खासकर जिनमें मजहबी एक मजहबी टच ज्यादा होता है, असर रसूख ज्यादा होता है, वो रियासतें फिर कम्युनिज्म के थोड़ा खिलाफ होती। तो फिर पाकिस्तान भी क्योंकि एक नजरियाती इस्लामी नजरियाती रियासत के तौर पर वजूद में आया था, तो पाकिस्तान का भी एक खास आप कह सकते हैं कि झुकाव सा रहा था टुवर्ड्स द वेस्टर्न ब्लॉक अगेंस्ट सोवियत, बिकॉज सोवियट्स वर कम्युनिस्ट। यूके नेचुरली, पाकिस्तान ने यूके से आज़ादी हासिल की थी, कॉमनवेल्थ का मेंबर था। और यूके अभी तक यूके ब्रिटेन के जो नेशनल्स थे वो पाकिस्तान की मशीनरी चला रहे थे, खास कर कुछ हद तक, और वो पाकिस्तान को हैंड ओवर हो रही थी चीजें, खासकर जो डिफेंस एसेट्स थे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ताल्लुकात अच्छे कायम करने की कोशिश की। हॉस्टिलिटी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से कहा जाता है, या जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ऐसा मुल्क जिससे दूसरा मुल्क आज़ादी हासिल करे, दोनों के में कैसे ताल्लुकात होते। 53 से 64 का दौर वो दौर है जब पाकिस्तान ने अपनी अलाइनमेंट वेस्ट के साथ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड के साथ, यानी क्या एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ बड़ी ओपनली दिखाना शुरू कर। सो दिस इज अलाइनमेंट विद द वेस्ट। पाकिस्तान यूएस ने फिर म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया 1954 में। फिर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसको सीटो कहते हैं या मनीला पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर थाईलैंड, फिलीपींस भी आप शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए बनाई गई थी साउथ ईस्ट एशिया में। उसके बाद है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब बगदाद पैक्ट, इसको सेंटो कहते हैं, ये भी पाकिस्तान इसका भी मेंबर बन गया। यानी पाकिस्तान ओपनली एंटी सोवियत जो अलायंसेस थे उनका मेंबर बन रहा था। ये एक बड़ी क्लियर बात थी। फिर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हुआ 1959 में अयूब खान साहब के दौर में। तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन अब नजर आ रही थी कि पाकिस्तान का झुकाव विजिबली टुवर्ड्स वेस्ट था, टुवर्ड्स अमेरिकन ब्लॉक था। 0 + 0 + 0 + 0 इज आफ्टर ऑल इक्वल टू 0। यानी हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 1956 में बहरहाल फिर कहा कि आप जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, जितने मर्जी आप ट्रीटी साइन कर लें, ये 0/0 बराबर है 0 के ही होगा। यानी इससे कोई आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि इन ट्रीटीज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अमेरिका खुद पीछे बैठ के सिर्फ आपको यूज कर रहा है। Neighbors at the particular era of Cold War or the reaction from the first to present। जठियाल साहब, आपका सवाल नहीं समझ आया मुझे, जरा दोबारा पूछें। यस, कौन से रिएक्शन की बात हो रही है? जब तक पाकिस्तान इस कदर ज्यादा अलाइन हो गया, आप दोबारा टाइप कर दीजिएगा जटिया। इतना ज्यादा अलाइन हो चुका था यूएस के साथ कि पाकिस्तान ने अपनी बेस एयर बेसिस भी दी, ताकि यूएस जो है रिकॉनेसेंस ऑपरेशन, या आमतौर पे हम जिसको जासूसी कहते हैं, वो वाले ऑपरेशंस सर अंजाम दे सके।
इसके अलावा पाकिस्तान से के जो बटबेर एयरबेस थी वो दे दी गई यूएस को 57 में, और 60 में U2 इंसिडेंट हुआ कि U2 जो है ना ये एक रिकॉनेसेंस प्लेन थे, ये छोटे-छोटे तैयारे जाते थे और सैटेलाइट और पिक्चर्स लेते थे सोवियत यूनियन के इलाकों की। और इसी तरह एक तैयारा जो है जिसको गैरी पावर्स चला रहा था पायलट, उसको सोवियत यूनियन ने नीचे गिरा दिया और वो पकड़ा गया, एंड देन यूएस को एडमिट करना पड़ा कि जी हाँ ये प्लेन्स थे। और फिर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को बाकायदा वार्न भी किया इस हरकत पे। तो ये सब कुछ भी हमारे लिए पॉलिटिक्स, यानी पाकिस्तान इतना ज्यादा आगे था, फ्रंट लाइन पे था, इतना फोर फ्रंट पे था यूएस यूएस को सपोर्ट करने में, यूएस एलआई के तौर पे। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट गिव मी ओके, ये इरा ऑफ ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन का दौर आ रहा था कि पाकिस्तान अब उतना कटर तरीके से शायद यूएस के साथ लाइन होना नहीं चाह रहा था। सो पाकिस्तान ने ट्रांजिशन करने का फैसला किया, एक साइड पर अपने आप को करने का फैसला किया, और एक अग्रीमेंट 1960 में यूएसएसआर के साथ भी हुआ। ठीक है, दूसरी चीज है कि ऑल्दो चाइना जब वजूद में आया तो पाकिस्तान ने रिकग्निशन तो कर ली, लेकिन चाइना के साथ एक ट्रिकी बात ये थी कि चाइना भी एक कम्युनिस्ट रियासत थी, एक मार्क्स जो माओ जेडोंग चाइना को लीड कर रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं था चाइना के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशंस कायम करना। उसकी वजह ये थी कि चाइना भी एक कम्युनिस्ट रियासत थी, चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म था और पाकिस्तान एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था। बट स्टिल पाकिस्तान ने चाइना के साथ 1962 में बाउंड्री डिमार्केशन कर ली, और जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे उनका भी आपस में एक रिकंसिलिएशन के साथ मामला तय पा गया। और ये पाकिस्तान की बड़ी फार साइटेडनेस थी। पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज किया। इवन जो शाक्सगम का इलाका था, वो कुछ इलाका पाकिस्तान जिस पे क्लेम्स रखता था टेरिटोरियल, पाकिस्तान ने उन क्लेम्स को सरेंडर कर दिया और वो चाइना के पास चले गए। लेकिन नतीजतन पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के दरमियान तुर्शी नहीं आई, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान खराबी नहीं आई, सर्द मेहरी नहीं आई। ये एक बहुत फायदा हो गया डिमार्केशन की वजह से। 65 की वॉर हुई तो पाकिस्तान क्योंकि कश्मीर की तरफ ऑपरेशन एक चल रहा था, और उसके रिएक्शन में ऑपरेशन की तैयारी थी, उसकी रिएक्शन जिब्राल्टर जिब्राल्टर जिसे कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो अख्तर हुसैन मतलब एक जनरल थे, वो ऑपरेशन तो खैर उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। उसको कहा जाता है कि अयूब खान की भी हिमायत हासिल नहीं थी और कश्मीर वाला मामला नहीं हो सका। मगर उसके रिएक्शन में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और कहा कि हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे और पाकिस्तान को के इलाकों पे कब्जा करेंगे। पाकिस्तान आई थिंक 6 सितंबर 1965 में ये जंग होती है और पाकिस्तान अपनी सरहद की हिफाजत करता है, कोई 1 इंच एरिया नहीं देता है। चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल रहती है। इंटरेस्टिंगली यूएस से न्यूट्रल रहता है और यूएसएसआर पाकिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रिकंसिलिएशन की बात करता है। तो सपोर्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान को रही है। चाइना ने क्योंकि 62 में बड़ी बुरी तरह से इंडिया को हरा दिया था, तो एक साइकोलॉजिकल अपर हैंड था पाकिस्तान के ऊपर चाइना का। दूसरा यूएसए का न्यूट्रल स्टांस था। तीसरी चीज थी यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट तो कर रहा था, बट एट द सेम टाइम यूएसएसआर जब ने जंग बंदी में अपना किरदार अदा किया और सदर अयूब और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों को ताशकंद में बुलाया। कोसिजन आई थिंक उस टाइम यूएसएसआर के सरबराह थे और डील ब्रोकर कराई और दोनों मुल्कों के एरिया के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा और एक फ्रेंडली रिलेशंस की बात की गई कि दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे, बायलैटरल मामलात को आपस में म्यूचुअली रिजॉल्व करेंगे। और ये एक चीज बड़ी अच्छी थी। चाहे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज आता है और निक्सन जो है वो
अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। निक्सन बड़े कट्टर रिपब्लिकन और बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनिस्ट थे। इसी तरह से निक्सन ये भी देख रहे थे कि चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान आपस में कुछ टेंशन्स चल रही हैं और वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और चाइना को रिकॉग्नाइज भी करना चाहते थे। अभी तक चाइना की जगह ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सीट ऑक्यूपाई करता था। तो पाकिस्तान ने गुड ऑफिस प्रोवाइड किया। गुड ऑफिस होता है कि दो मुल्कों के दरमियान जब ताल्लुकात ना हो तो किसी तीसरे मुल्क के सिफारत खाने इस्तेमाल हो सिफारती ताल्लुकात के लिए, मीटिंग्स के लिए, दोस्ती के लिए, मुआहदे के लिए। तो पाकिस्तान ने गुड ऑफिस प्रोवाइड किया और यूएस ने फिर रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को और इस तरह से ताल्लुकात बेहतर हुए चाइना और यूएसए के। तो पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा हिमायती था, बल्कि सबसे बड़ा फैसिलिटेटर कहना चाहिए, जिसके नतीजे में ये ताल्लुकात कायम होते हैं। तो यूएसएसआर ने रिएक्शन में इंडिया के साथ एक ट्रीटी की जिसको ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 कहते हैं। ऑल्दो ये नाम से तो बड़ी पुरअमन सी और दोस्ताना सी पॉलिसी ट्रीटी लगती है, लेकिन इसके नतीजे में यूएसएसआर ने कमिट किया कि इंडिया के ऊपर अगर कुछ हमला होता है तो तो यूएसएसआर इंडिया के दिफा के लिए आएगा ऊपर। सो ये एक चीज थी। एक तरह से डिफेंस अग्रीमेंट की बात हो गई। इंडिया ने फिर 1971 में पाकिस्तान के को दो लख्त करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और जब जंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर लड़ रहा था, तो पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए यूएसएसआर ने भी खुल के इंडिया को सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली यूएसए उतना ज्यादा ओपनली नहीं आया पाकिस्तान की मदद के लिए, बट ये चीज ओपनली पाकिस्तान को ओपोज किया यूएसएसआर ने। यूएसए ने कुछ चीजें की और चाइना ने भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पाकिस्तान हैड टू लूज इट which was the East Pakistan. Area of non-alignment and bilateralism, ये sorry, era of non-alignment and bilateralism, ये next era आ जाता है हमारे। Can we say Trump provided good office for Israel and UAE? बिल्कुल आप इस तरह से कह सकते हैं। ये अच्छा जटियाल साहब आपका कंपैरिजन है। जी, गुड ऑफिस ऐसे ही होता है कि पहले दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ना हो या बहुत खराब हो, एक दूसरे को रिकग्नाइज ना करें और फिर आप उनके ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए आप फैसिलिटेट करें। तो
अच्छा, उमूमन शुरू में गुड ऑफिस उन मुल्कों के दरमियान होता है कि जहाँ पे ताल्लुकात बहुत खराब हों आपस में। यूएई और इसराइल तो बहुत अरसे से एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं टेक्निकली ये गुड ऑफिस ही था। इसी तरह से आई थिंक अभी बॉस्निया सॉरी कोसोवो और सर्बिया के दरमियान गुड ऑफिस प्रोवाइड किया। अच्छा जी, ईरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड बायलैटरलिज्म, पाकिस्तान ने फिर एक और शिफ्ट लिया कि पाकिस्तान ने कहा कि हम अब नॉन अलाइनमेंट करेंगे, हम किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम एक थर्ड ब्लॉक बनाएंगे जो नैम होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट। हम यानी किसी साइड पर नहीं होंगे, हम इशू टू इशू चलेंगे, इशू टू इशू डिसाइड करेंगे ताकि कोई भी हमें हॉस्टाइल ना समझे, अपना एनिमी ना समझे। चाइना और मुस्लिम कंट्रीज के साथ टाइज को बहुत स्ट्रेंथन किया गया इस दौर में। ये भुट्टो साहब का दौर था, अगर आप देखें 72 से 79 का अगर आप दौर देखें। इसी तरह 72 में सेंटो से 79 में पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब पाकिस्तान एक ओपन मैसेज देना चाह रहा था यूएसएसआर को कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके खिलाफ जो इत्तेहाद है उसको अभी देखते हैं। ठीक है जी। सेकेंड ओआईसी समिट फिर पाकिस्तान ने होस्ट किया 1974 में। पाकिस्तान ने बताया कि वो इस्लामी दुनिया में एक इत्तेहाद और लीडरशिप के लिए किरदार अदा करना चाहता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान फिर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है इस और साइमिंगटन और ग्लेन अमेंडमेंट्स आती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान को डिस्करेज किया जाए, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोसीड फॉरवर्ड करे। थोड़ी सी आप देखें तुर्शी आ रही है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जिसपे कहा जाता है कि भुट्टो साहब को धमकी भी दी गई कि हम वील मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। 1979 में 77 में जो है वो ज़ियाउल हक टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर 79 में अफगान वॉर स्टार्ट हो जाती है और ज़ियाउल हक साहब को भी मौका मिल जाता है। पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा से यूएसए की तरफ टिल्ट करता है। यूएसएसआर की एडवांसमेंट इन अफगानिस्तान को रोकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड, ये ओपनली यूएसएसआर की जो एडवांसमेंट है इन अफगानिस्तान, यूएसएसआर का जो अटैक है उसको अपोज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन की ट्रेनिंग करके डॉलर्स और पेट्रो डॉलर्स इन्वेस्ट करके पाकिस्तान और बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूएसएसआर के इरादे को नाकाम बना देती हैं और यूएसएसआर को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से यूएसएसआर का जो ये जो इत्तेहाद है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, वो भी टूटने की तरफ गामजन हो जाता है। जिनेवा अकॉर्ड्स होते हैं जिसके दौरान अफगान सेटलमेंट करार पाती है, लेकिन ये यूएसए की तरफ से ये बड़ा स्ट्रांग हो जाता है 1990 से ऑनवर्ड्स। अब क्योंकि यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, यूएसएसआर अफगानिस्तान से भाग चुका है, तो बड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक आइसोलेशन का सा दौर आ जाता है। पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगती हैं क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत मैच्योर स्टेज में आ जाता है। उसको डिस्करेज करने के लिए प्रेसलर अमेंडमेंट लगती है पाकिस्तान के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एडवांसमेंट है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसकी इकोनॉमी खराब होती है। इसके रीजंस यही थे कि पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। 96 में कारगिल वॉर भी होती है, अमेरिका खुश नहीं होता। अमेरिका के हिसाब से पाकिस्तान जिम्मेदार होता है कारगिल वॉर को स्टार्ट करने में। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे ही एक मसला है, और इंडियन पार्लियामेंट पे फिर 2001 में अटैक होता है। तो ये रीजंस थे पाकिस्तान के आइसोलेशन के। 98 में क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट अमेंडमेंट के तहत इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। 9/11 के बाद का पीरियड पाकिस्तान का लाइमलाइट में आने का पीरियड है। पाकिस्तान दोबारा से एप्पल ऑफ अमेरिका आई बन जाता है।
मोस्ट एलाइड नॉन नेटो एलाई कहलाता है कि नॉन नेटो कंट्रीज में पाकिस्तान सबसे बड़ा एलाई है, ठीक है। 2004 में डिक्लेयर करता है यूएसए, फिर यूएसए को शमसी एयरबेस प्रोवाइड की जाती है ताकि अफगानिस्तान में असलहा प्रोवाइड किया जा सके, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मारा जा सके, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए जा सके। इसके साथ साथ इंडिया से भी कॉर्डियलिटी आती है रिलेशंस में। सदर मुशर्रफ सार्क समिट के अंदर जो है अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाते हैं, फिर वो आगरा समिट करते हैं जाके। उसके बाद ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, ये इनका तबादला होता है, ये लोग आते जाते हैं, तो इस तरह से मामलात बड़े अच्छे होने की जानिब गामजन होते हैं। 2007 में अनफॉर्चुनेटली एक और वाकया होता है, समझौता एक्सप्रेस जो इंडिया से पाकिस्तान आ रही होती है, इसके ऊपर हमला हो जाता है, काफी लोग मारे जाते हैं, ज्यादातर लोग पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं। इससे ताल्लुकात में तुर्शी आती है। उसके बाद बॉम्बे में टेरर अटैक्स 2008 में होते हैं ताज होटल में, अब एक और जगह पे ओबेरॉय होटल, ताज होटल, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बैंड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तैयबा को सपोर्ट कर रहा है, जिसके जिसके लोगों ने बॉम्बे अटैक्स किए हैं। ताल्लुकात फिर से खराब होते हैं। फिर 2011 में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर होता है, जिसके जरिए उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। उसामा बिन लादेन की छुट्टी करा दी जाती है। तो इससे फिर एक ताल्लुकात में एक कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है, बिकॉज पाकिस्तान का ये मौकिफ होता है कि अमेरिका ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो आइसोलेशन में चला है। एरियल जो टेरिटरी है उसकी एक तरह से उसकी वायलेशन होती है, बट स्टिल ताल्लुकात किसी न किसी तरह से चलते रहते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो ये शक था अमेरिका का कि पाकिस्तान बार बार इल्जाम लगाता था पाकिस्तान के ऊपर कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वो क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा है, साथ साथ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान की को जड़ से मिटा देने के हक में नहीं। ये तमाम चीजें जो हैं उसामा बिन लादेन की किलिंग के बाद ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान एक प्रॉपर एलाई था यूएसए का, अब वो कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। सदर बुश के दौर में यानी एंड में 2008 और में, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ओबामा इरा में भी बहुत इल्जामात लगते हैं। इसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं ओबामा दौर में, कि पाकिस्तान के जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है उसके ऊपर काफी ज्यादा किलिंग्स होती हैं, एहतजाज होता है, लोगों का लॉस ऑफ लाइफ होता है। इसके साथ साथ फिर सिविल न्यूक्लियर डील होती है इंडिया के साथ। पाकिस्तान इसको बहुत ज्यादा इस पे प्रोटेस्ट करता है। चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है अमेरिका, इसकी वजह से भी पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात आपस में खराब होते हैं। फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा स्टार्ट होता है, ईरान सैंक्शनड कंट्री होता है, तो जिसकी वजह से अब यूएसए बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है और उसको अपोज करता है। जो हमारे अरबी दोस्त हैं, अरब दोस्त ममालिक हैं, वो भी इस पे एतराज़ात करते हैं। सीपेक स्टार्ट होना शुरू होता है 2013-14 में, और सीपेक के ऊपर एतराज़ात अमेरिका के होते हैं कि चाइना के ये एक्सपेंशनिस्ट एम्स हैं। चाइना जो है वो एक्सपेंशन करना चाहता है, चाइना आगे बढ़ना चाहता है, चाइना मुल्कों को डेट ट्रैप में यानी कर्जा दे के अपने में फंसाना चाहता है। रशिया के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी बर्फ डलती है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के बहुत करीब हो जाता है। ऑल्दो रशिया आज भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का, इंडिया उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो रशिया इंडिया से ताल्लुकात हरगिज खराब नहीं करता, बट एट द सेम टाइम रशिया अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करता है, बिकॉज रशिया
नजर आ रहा है कि अब इंडिया की रिलायंस डिफेंस एडवांसमेंट की तरफ जो है वो अ, अमेरिका पे ज्यादा होगी। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बन रही है जो अभी तक बनी रही है, अभी तक वो बनना शुरू नहीं हुई है। वो प्रपोजल आता है, म्यूचुअल प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी साहब 2014-15 में आपस में ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपनी ओथ टेकिंग के लिए नवाज शरीफ को बुलाते हैं। 2015 में फिर मोदी जी नवाज शरीफ की नवासी की शादी में एक क्विक सरप्राइज विजिट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के दौर में यमन के अंदर अपनी फोर्सेस को पाकिस्तानी पार्लियामेंट भेजने से इनकार कर देती है। वो कहते हैं हम न्यूट्रल का रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान कोशिश करता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करे। ईरान ईरान क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है, तो पाकिस्तान ईरान को बहुत हद ज्यादा बड़ी हद तक हॉस्टाइल नहीं हो सकता है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ईरान से बहुत अकीदत रखती है, बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखती है, उनको देखना होता है। ये तमाम चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। ओके जी, अभी मैं सारी क्वेश्चंस पढ़ने लग गया और इसलिए इसको स्लाइड को पूरा करके मैं फिर आंसर करता हूँ। रिलेशंस, सऊदी अरेबिया अपने रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ ईरान की लेंस से देखता है। अगर पाकिस्तान ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है तो सऊदी अरेबिया नाराज हो जाता है। अगर ऑल्दो ईरान को ही पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिलायंस सऊदीया के ऊपर बहुत है। अभी आप देखें $4.2 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, $3 बिलियन का लोन और $1.2 बिलियन का ऑयल। तो ये तमाम चीजें भी फिर पाकिस्तान की रिलायंस है। फिर एक्सपेट्रिएट जो पॉपुलेशन है वो, उसकी रेमिटेंसेस की रिलायंस बहुत ज्यादा है। तो यमन के इशू पर पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी, क्योंकि यमन में ईरान भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व, तो पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी बहुत स्ट्रांगली एंटेगनाइज करती है सऊदी अरेबिया को और पूरे सऊदी ब्लॉक को, जिसमें यूएई बहुत स्ट्रांगली रिटेलिएट करता है और वादा करता है कि वो पाकिस्तान को इसका मजा चखाएगा। रिलेशनशिप बहरहाल बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जाती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को फुल मेंबरशिप मिलती है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों शंघाई कोऑपरेशन के मेंबर बनते हैं। इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों, फिर चाइना, इंडिया के चाइना और इंडिया के पाकिस्तान से बड़े कशीदा ताल्लुकात रहते हैं बॉर्डर के लिहाज से, लेकिन दोनों ये तीनों वाले एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं, जिसके अंदर डिफेंस कोऑपरेशन भी एक बड़ा वादा है। फिर ये तमाम लोग रशिया के साथ बैठ रहे हैं। खासकर पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि किसी मल्टीलैटरल, इतने पावरफुल मल्टीलैटरल फोरम की रशिया के साथ बैठा हो। अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा होता है। ये ओबामा दौर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ट्रंप दौर में इसको बहुत 4 सालों में ट्रंप इस वादे के साथ आते हैं कि अफगानिस्तान से विड्रॉल करेंगे, अफगानिस्तान में पीस इन द सेंस के जो भी आए। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी अफगानिस्तान के हालात में बेहतरी के लिए अमेरिका अपनी रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करेगा।
अब पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी इकोनॉमी सेंट्रिक है कि पाकिस्तान ये देखता है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हैं, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम खत्म हो गया। इसी तरह यूएसए और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी खराबी आ चुकी है, तो पाकिस्तान अब उस तरह से अलाइन भी नहीं कर पाता है। इसी तरह पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत अलाइंड है। पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हैं। पहले तो सऊदी अरेबिया ने भी और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई देखा, लेकिन इन लोगों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया था, जिसका की वजह से मजीद नाराजगी बढ़ी। तो ये और मगर एक और ब्लॉक बन रहा था, जिसमें कतर, ईरान, मलेशिया, तुर्की का पाकिस्तान टर्की के काफी ज्यादा करीब हो गया था। टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में चल रहे थे। इमरान खान साहब तैयब अर्दवान से मिल रहे थे जाके। तैयब अर्दवान और इमरान खान में जो ताल्लुकात थे लीडरशिप लेवल पे वो बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान को लोन पे बैक करना, सऊदी अरेबिया को तो पाकिस्तान ने चाइना से ही बोरो किया। मगर एट द सेम टाइम सीपेक के ऊपर इशू, जो सीपेक के ऊपर पाकिस्तान की प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी, और चाइना इस पे नाराज था। और अभी भी चाइना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है सीपेक प्रोजेक्ट से। चाइना की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये एक इशू है। इसके साथ साथ टर्की के साथ पाकिस्तान ने ताल्लुकात कायम किए। टर्किश इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लाने की कोशिश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली टर्की की अपनी इकोनॉमी बहुत एक फ्री फॉल पोजीशन में है। टर्की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। कतर के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर नवाज शरीफ साहब के दौर में खासकर, मगर बाद में एलएनजी स्कैंडल की वजह से ताल्लुकात खराब हुए। पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी थी, लेकिन मीडिया के ऊपर उन जो एग्रीमेंट्स थे पाकिस्तान के ऊपर डाउट्स कास्ट किए गए, जिसकी वजह से मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हुआ। पाकिस्तान ने इस पर गुस्से का भी बहुत इजहार किया, बट एट द सेम टाइम के साथ पाकिस्तान ने लीगर एक्सपोर्ट का मायदा किया। और कतर में क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो तैयारियां चल रही हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने लेबर एक्सपोर्ट की, इसके अलावा इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रही है, पे काम हो रहा है, उसके लिए काम हुआ। कि सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई। सऊदी अरेबिया ने $1 बिलियन की रिफाइनरी लगाने का वादा किया। इसी तरह और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट का वादा किया, मगर वो उस तरह से वो चीज़ें हो नहीं पाई। पाकिस्तान के मगर ताल्लुकात बड़ी हद तक इकोनॉमी सेंट्रिक थे। इमरान खान साहब ने क्विक विजिट्स किए हैं तमाम ममालिक के, खासकर वो सऊदी अरेबिया गए हैं, टर्की गए हैं। इसके बाद महातीर मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। फिर तो ताल्लुकात में एक चीज़ थी कि बहुत स्पॉन्टेनिटी थी, बयान बाज़ औक़ात सोच समझ के नहीं दिए जाते थे, जिसकी वज़ह से भी हालात और ख़राब हो जाते थे। फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं? बोल रहे हैं, एक तो अचीविंग इकोनॉमिक रिडेम्पशन है कि अपनी इकोनॉमी के हालात को बेहतर किया जाए। ये पाकिस्तान का पहला टारगेट है, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर होगी उसके लिए मुल्कों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को क्विक स्टिमुलस की भी ज़रूरत है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे, वो हम बात कर चुके हैं कि उसके लिए फिर पाकिस्तान को कुछ ममालिक से भी हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गए, इसी तरह से पाकिस्तान कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो बोरोइंग पे करना चाहता है, तो ये पाकिस्तान का दूसरा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जब से इंडिया और यूएस के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए हैं, खासकर जो डिफेंस एग्रीमेंट म्यूचुअल कोऑपरेशन के ताल्लुक के लिए चीज़ें
तो उस वजह से भी पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स हैं। फिर आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनली उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाई और इंडिया की को टैसिटली वर्ल्ड पावर्स ने सपोर्ट किया। ऑल्दो पाकिस्तान कश्मीर इशू को पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर हाईलाइट किया है, उस पर बात की है, मगर लोग अब उसको सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू के इंडियन एट्रोसिटीज को रोकने का इशू करते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूट, एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के तौर पे बहुत सारे कंट्रीज उसको नहीं देख रहे हैं। ये एक और बड़ा मसला है। तो ये दो पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं। यूएस के टैक्टिक्स क्या हैं कि वो आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्मिंग कर रहा है, पाकिस्तान का हाथ मरोड़ रहा है। पाकिस्तान को यूएसए ने 4 साल जो ट्रम्प के हैं उस दौरान बहुत अनजस्टिफाइबली बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ी सख्त शराइत रखी है। आईएमएफ का लोन मिलना एक चीज है, लेकिन आईएमएफ के लोन मिलने के बाद पाकिस्तान को और इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और से भी लोन मिलने का होता है। तो वो चीज भी जब तक आईएमएफ का सैंक्शन ना हो, जब तक आईएमएफ अप्रूव ना करे, तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं फिर वो भी बहुत हिचकिचाते हैं। इसके साथ साथ एफएटीएफ का जो ग्रे लिस्ट है वो एक हैंगिंग सोर्ड है पाकिस्तान के ऊपर। वो हमेशा से, अभी भी आप देख लेंगे, बल्कि उल्टा इसमें टर्की को शामिल कर लिया गया है। तो ये मसाइल जो हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को, इकोनॉमी को बहुत लॉस है। कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि एक आई थिंक एस्टिमेट था कि 26 टू 39 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को इन 8 7 8 साल के अंदर नुकसान हो चुका है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से। स्ट्रेटेजिक राइवलरी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बैलेंस करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब बैलेंस करने की कोशिश करता है, बहुत एंटेगनिस्टिकली उसको देखा जाता है, दोनों ममालिक एतराज करते हैं। यूएसए को चाइना की सीपेक इन्वेस्टमेंट और इसके साथ चाइना की इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान टुवर्ड्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टुवर्ड्स सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो एक आंख नहीं भाती। इसी तरह यूएस ने चाइना के खिलाफ एक प्रॉपर ट्रेड वॉर तो स्टार्ट की भी थी, लेकिन एक कोल्ड वॉर भी चल रही है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूएस अलाइन कर रहा है, क्वाड बन गया है जो नेसेसरीली एंटी चाइना अलायंस है। ये तमाम चीजें फिर पाकिस्तान को सजा दी जाती है कि पाकिस्तान ओपनली चाइना के साथ है, मगर पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ चाइनाज रिलेशंस विद पाकिस्तान। तो ये एक चीज है जो यूएसए को पसंद नहीं है। इसीलिए आप जब वेंडी शर्मन पाकिस्तान इंडिया आई तो उन्होंने कहा कि वी डू नॉट सी इन नियर फ्यूचर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंडिंग आवर रिलेशनशिप्स, यानी बड़ी ओपनली उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी एक्सपेंड करने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। इंडिया, सऊदी अरेबिया और ईरान, ईरान के साथ, ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान रिकंसिलिएशन का भी वादा किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन उसे वादा ही रहा, उसमें कोई खतरखा बेहतरी नहीं आई। सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, फिर खराब हुए, और अब कहा जाता है कि ताल्लुकात थोड़े से फिर बेहतर हो रहे हैं। अ, इसके साथ साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में कुछ खास बेहतर नहीं हुए, ऑल्दो उन्होंने एक दो दफा ऑफर भी की, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद और उसके बाद पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद ताल्लुकात में बेपनाह दुनिया मजीद आ चुकी है और उनका खात्मा अभी नियर फ्यूचर में मुश्किल नजर आ रहा है। So that's what we can see as challenges, and that's what we see in foreign policy of India, Pakistan. But let me now take your questions. I don't understand why Saudi and UAE joined the Mujahideen force. Pakistan was a neighbor of Afghanistan, new formed country, and she needed the US. जी बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि सऊदी अरेबिया, यूएई जो है ये एंटी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, और इसके साथ साथ आप एक चीज बोल रहे हैं कि इराक और सीरिया, यहाँ पर कम्युनिज्म था, स्ट्रॉन्ग कम्युनिज्म फैला हुआ था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के खिलाफ थे। इसी तरह सऊदी अरेबिया और यूएई का सबसे बड़ा जो इस टाइम बायर था वो अमेरिका था, और साथ साथ ये एक खास मजहबी भी इनका रुझान था।
तो ये तमाम लोग समझते थे अगर अफ़गानिस्तान में सोवियत आ गए तो फिर अफ़गानिस्तान से वो ईरान और पाकिस्तान, और फिर अगर ईरान से वो इराक वाली साइड पर और अरब दुनिया में भी फैल सकता है। तो ये चीज़ इस तरह से थी। अच्छा जी, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी पे एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ, द प्रिंट पे शेखर गुप्ता लिखते हैं कट द क्लटर। तो वो उसपे वो फॉरेन पॉलिसी पे, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे बात करते हैं। इसी तरह ज्योति मल्होत्रा भी द प्रिंट पे ही होती हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक अफेयर्स इंडिया के ऊपर लिखते हैं। इसके साथ-साथ कमर चीमा किसी न किसी टॉपिक पे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पे बात करते रहते हैं। इसी तरह से स्टडी आईक्यू में पॉलिसीज़ पे डिस्कशन चलती रहती है और क्या चल रहा है आजकल इंटरनेशनल फोरम्स पे। इसके साथ-साथ आप डॉन पढ़ें, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके एवरीवन, स्लाइड्स की बात अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सोशियोलॉजी नोट्स मैंने अबू बकर को कह दिया है, था उसी टाइम शेयर करने का। आप अबू बकर जो आपके सीआर रह चुके हैं सीसीएस कॉर्नर में, आप उनसे राब्ता करके ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है वो, अब मैं आपको अभी खुद बोल के नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक स्लाइड आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। यूएस पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं उसकी एक एक आप कह लें क्रोनोलॉजी, यानी ईयर बाय ईयर क्या सब कुछ होता रहा है वो हम आपको मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल एक और लेक्चर है, तो कोशिश करते हैं कि अभी मैं खुद इसको उस तरह से ना नहीं बोलूंगा। I'll take a break for few minutes, and in the meantime you can see it, you can enjoy it, you can read it, and I'll history of US Pakistan relations। कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर दीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक इन द मीन टाइम फ्रॉम स्पीकिंग।
जी, कोई क्वेश्चन है इस दौरान तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये टाइमलाइन इस तरह से है कि आप इन चीजों को, मेजर इवेंट्स को देखें और इनसे मुतालिक आप यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। आई एम देयर।
जी, आर यू एबल टू हियर मी? अब ये इसी को हम मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। अब 2008 में आ जाते हैं। यूनियन लाइन के अलोंग जो है वो स्कर्मिशेस होती हैं, झड़पें होती हैं, और यूएस ने अपना एंगर भी शो किया होता है, अपना रिएक्शन शो करता है मुंबई अटैक्स की वजह से। 2019 में कैरी लूगर बिल आता है $7.5 बिलियन की नॉन मिलिट्री एड। ये बहुत एक अहम चीज़ है। पाकिस्तान को आमतौर पे एड जो मिलती थी वो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए मिलती थी, लेकिन 2009 में सदर जरदारी के दौर में कैरी लूगर बिल, जो पहले बाइडन लूगर बिल था, वो आता है ताकि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए। सिविल कोऑपरेशन के लिए ये बिल आता है। 2010 में मुल्ला ब्रादर को जो अब आप देख लें, मुल्ला ब्रादर इस टाइम नाइब वजीर आजम है अफगानिस्तान के, एक बहुत ही अहम आदमी, और जिन्होंने दोहा पीस सेटलमेंट कराई, जो बहुत असर रसूख रखते हैं। तो मुल्ला ब्रादर को 2010 में पकड़ लिया जाता है। 2011 में रेमन डेविस का इशू आता है। रेमन डेविस एक एजेंट होता है जो पकड़ा जाता है। रेमन डेविस को पकड़ के जो है वो पकड़ा जाता है बिकॉज ही shoves his car into two people, जिसकी वजह से रेमन डेविस को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अमेरिका इंसिस्ट करता है कि ये हमारा सिफारतकार है, डिप्लोमेट है, ऑल्दो जो असलियत ये सामने आती है कि रेमन डेविस एक्चुअली ब्लैक वाटर का एजेंट था। बट स्टिल अमेरिका बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है। अमेरिका बहुत स्ट्रांगली कोशिश करता है कि रेमन डेविस जल्द अज जल्द रिलीज हो, और फाइनली एक डील ब्रोकर होती है, खून बहा पे कर दिया जाता है, रेमन डेविस रिलीज कर दिया जाता है। 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन को ऑपरेशन नेपच्यून स्टार के नतीजे में मार दिया जाता है। इसी तरह नेटो जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे, सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कि पाकिस्तान के फौजी मारे जाते हैं। और ये देखें 2008 से 2011, एग्जैक्टली 3 इयर्स आफ्टर मुंबई अटैक्स, 26/11 को ही मुंबई अटैक्स होते हैं, 26/11 को ही जो है ये 3 साल के फासले से सलाला चेक पोस्ट पे हमला होता है। लेकिन और ये एक बहुत टेंस दौर माहौल में होता है, टेंशन्स बहुत बढ़ जाती हैं इंडिया पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। 2012 में क्लिंटन अपोलोजाइज करती हैं। हिलरी क्लिंटन एक बहुत इम्प्लिसिट तरीके से अपोलोजाइज करती हैं पाकिस्तान से कि हमें लॉस ऑफ लाइफ का बहुत अफसोस है, मगर वो ये अपनी गलती नहीं मानते कि पाकिस्तान के फौजियों को मारना अमेरिका की गलती थी। मगर हालात इस नतीजे में खराब हो चुके होते हैं। 2011 में ही फिर पाकिस्तान नेटो सप्लाई रोकता है, जो कि कराची पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान जाती है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो यूएस को शमसी एयरबेस, जो आई थिंक जैकबाबाद के करीब है, उसको छोड़ने पे मजबूर कर देता है, जहां से यूएस के बहुत से ऑपरेशंस चलते हैं। इसी तरह जो 2012 में पाकिस्तान जो कि शकील आफरीदी, जिन्होंने जासूसी की होती है उसामा बिन लादेन की, पाकिस्तान उसको 33 साल की सजा सुनाता है, और यूएस इसके रिएक्शन में $33 मिलियन ही कट कर लेता है पाकिस्तान की एड में से। इफ इट इज 33 इयर्स तो $33 मिलियन कट कर लेता है। 2014 और 2015 में ताल्लुकात थोड़े बेहतरी की तरफ आ रहे होते हैं, ओबामा साहब के जाने का दौर आता है। लेकिन 2015 में जब ट्रंप आते हैं, तो ट्रंप इंडियन लॉबी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं, और ट्रंप फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। ऑल्दो ओबामा भी कोई बहुत अच्छा रुझान, आई एम सॉरी, ट्रंप 2015 में नहीं आते, 2017 में आते हैं। 2015 में का जो पीरियड है 2014-15 का, ये थोड़ा रिप्रोचमेंट का है। सदर बाइडन, नाइब सदर बाइडन आते हैं पाकिस्तान। इसी तरह ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन शुरू होता है नॉर्थ वजीरिस्तान में 2014 के अंदर ही। तो ज़रबे अज़्ब के नतीजे में बहुत सारे दहशतगर्द आउटफिट्स को मारा जाता है। पाकिस्तान कहता है कि हम अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों अटैक करेंगे। इसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में ज़रबे अज़्ब होता है 2017 में। ट्रंप
तशरीफ लाते हैं, नई अफगान पॉलिसी होती है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डेवलप किया जा रहा होता है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि हमने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और पाकिस्तान ने हमारी कम्पीट में छुरा घोंपा। अब पाकिस्तान के साथ ये नहीं होगा, अब कोई जो है वो कॉपरेशन नहीं होगा, पाकिस्तान की एड रोकी जाती है, जो कोलिशन सपोर्ट फंड है उसको रोक दिया जाता है। पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान की जगह इंडिया से ज्यादा प्रॉक्सिमिटी, हम ओपनली इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ओपनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। और फिर जब इवन आर्टिकल 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है तो अगेन ट्रम्प साहब इसको एक इंडिया का इंटरनल मैटर कहते हैं। ऑल्दो बाद में जब बाद में वो फिर कंसिलिएशन मीडिएशन की भी ऑफर करते हैं। इसके बाद न्यू ईयर की ट्वीट 2018 की बहुत ही खतरनाक होती है और मैंने जैसे बताया कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए लेकिन उसके जवाब में हमें सिवाय लाइस के यानी झूठ के और कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान की 900 मिलियन यानी तकरीबन $1 बिलियन की मिलिट्री एड को सस्पेंड कर दिया जाता है। कोलिशन सपोर्ट फंड के जो कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर है वॉर अगेंस्ट टेरर में, वो रीइंबर्स नहीं किया जाता। वो तकरीबन 300 मिलियन US डॉलर यानी 30 करोड़ US डॉलर, और ये इस तरह से ताल्लुकात में बेइंतहा खराबी मौजूद रहती है। अब एक सवाल है जी, पॉइंट 8 बता दें, पॉइंट 8 बता देते हैं। और भुट्टो और निक्सन, अच्छा पॉइंट 8 कहाँ है? पॉइंट 8 है 1962 में इंडिया चाइना वॉर होती है और पाकिस्तान की जो चाइना से क्लोजनेस है वो यूएस को अर्क करती है, यानी यूएस उससे हेल्प ही नहीं होता, यूएस उससे नाराज होता है, ये दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 8 था। साइनो इंडिया वॉर एंड पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी टू चाइना अर्क्ड यूएस, यानी यूएस नाराज होता है कि पाकिस्तान चाइना से बहुत करीब है, क्योंकि ये बात आप मद्देनजर रखें कि 1971 तक यूएस और चाइना के रिलेशंस नहीं थे फॉर्मल, और यूएस चाइना को एक एज अ कम्युनिस्ट एनिमी एडवर्सिटी देखता था। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि भुट्टो साहब जो हैं वो वार्म रिलेशंस थे अमेरिका के साथ। मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा भुट्टो साहब के वार्म रिलेशंस थे अमेरिका से, एक बैलेंस्ड रिलेशंस थे अमेरिका के साथ, लेकिन भुट्टो साहब चाइना के ज्यादा करीब होते जा रहे थे। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज था। इसके साथ साथ भुट्टो साहब, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमारी स्लाइड्स में भी था, 72 से 79 का जो दौर है वो बैलेंस इन द पॉलिसी है कि दोनों अतराफ से बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। भुट्टो साहब यूएसएसआर से भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, इसीलिए ये स्टील मिल जो है वो एक उसका एक मुजाहिरा है। तो ताल्लुकात तो वो बैलेंस करना चाहते थे और अमेरिका से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तभी अमेरिका की बड़ी सपोर्ट थी, टैसिट सपोर्ट थी। ऑपरेशन फेयर प्ले जब हुआ 1977 के अंदर, आई थिंक 5 जुलाई 1977 में ऑपरेशन फेयर प्ले, जिसको जनरल फैज अली चिश्ती ने जिसको लीड किया था, उसके नतीजे में ये सब हुआ। तो ये बात याद रखें कि एक तो बात है कि एक मुल्क से कुर्बत दूसरे मुल्क से दूरी का नाम नहीं है। ये सिर्फ जो है घरेलू ड्रामों में होता है कि तुमने अगर इससे दोस्ती कर ली तो तुम मेरे से कुट्टी कर लो, ऐसे नहीं होता। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, हर कोई अपना मफाद देखता है, और सबसे बड़ा उसूल होता ही कौमी मफाद है। ठीक है जी। पॉइंट 17 भी सर एक्सप्लेन कर दें, अभी कर देते हैं सर एक्सप्लेन जी। (1992) chilled relations on nuclear ties and Pakistan's non-state actors in India। देखिए 1989 में इंडिया में एक फेक इलेक्शंस कराते हैं राजीव गांधी, और उसके बाद वो बड़े पैमाने पर इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है। उससे पहले इंडिया में इस तरह से आज़ादी की तहरीक हथियारों के जरिए नहीं हो रही थी, पीसफुली हो रही थी। इन 88-89 के बाद उसके अंदर वायलेंस भी आई, फिर कश्मीरी पंडितों को मारा भी गया, और उसके बाद एक वायलेंस का सा समा आ गया। इंडिया एलेज करता है कि मुजाहिदीन की जो फतह थी यूएसएसआर की, उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर ये इंसर्जेंसी बढ़ी है। नेवर माइंड, टू उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि न्यूक्लियर टाइज
पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टैब्लिश करता है 1980s के एंड में, और बाय 1990 पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस हो चुका होता है और पाकिस्तान एक तरह से आप समझ लें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर चुका हो। इसके नतीजे में यूएस से उसके रिलेशंस बहुत खराब होते हैं। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है जिसपे यूएस पाकिस्तान से बहुत नाराज होता है और मुसलसल सैंक्शंस लग रही हैं। ग्लैंड अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट्स मुसलसल लगे जा रही हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी वजह से सैंक्शंस पाकिस्तान पे इम्पोज होती हैं। ये चिल्ड रिलेशन है। इसी तरह से इंडिया के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स, ये लश्कर तैयबा और ये जिसके ऊपर इल्जाम इंडिया लगाता है, या ये इंडिया जैश मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाता है कि इसी तरह से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बहुत एक्टिव हो जाती है। कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। आई थिंक ये पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? ये अभी तो मैं नोट शो ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए अब आप कहते हैं दोबारा शो कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये लीजिए, ये पॉइंट नंबर 7 आपको बता दिया और फिर पॉइंट नंबर 9 बताया। इसी तरह 1965 में एम्बार्गो लगता है कि आर्म्स शिपमेंट, यानी पाकिस्तान और इंडिया को असला नहीं भेजा जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से एम्बार्गो होता है, पाबंदी लगा देना। अच्छा, फिर 2000 फिर आपने पॉइंट नंबर 17 का वो मैंने बता दिया। फिर ग्लैंड अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया। प्लाट अमेंडमेंट, ग्लैंड अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट, ये तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान इन सैंक्शंस की वजह से ये लग जाते हैं। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो दिस इज इट। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक और स्टाइल से यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को पढ़ें, रिलेशंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। उसके बाद तो वो भी एक अंदाज होगा, वो एक छोटा सा टॉपिक होगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे पाकिस्तान के बाकी चीजों पे। सिक्योरिटी थ्रेट्स को देख सकते हैं हम। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay ji, sir, what would be suitable foreign policy for Pakistan towards USA amid US-China clash in keeping national? I think पाकिस्तान के लिए एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के लिए इंडिया ही है, और पाकिस्तान कन्वेंशनली इंडिया को इंगेज नहीं कर सकता अनटिल पाकिस्तान टू फ्रंट्स पे इंडिया को इंगेज करे, और उसके लिए चाइना एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। इसके साथ साथ चाइना और इंडिया के ताल्लुकात की जो खराबी है वो भी पाकिस्तान को फेवर करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, पाकिस्तान के लिए हमेशा चाइना ने कोऑपरेशन शो किया है। पाकिस्तान चाइना आपस में दोस्त हैं। डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो पाकिस्तान चाइना से तो लड़ाई करने के ना मूड में है, ना करना अफोर्ड कर सकता। अमेरिका चाइना को बहुत ज्यादा बुरा समझता है, और अमेरिका चाहता है कि चाइना को छोड़ दे पाकिस्तान और सिर्फ अमेरिका से दोस्ती कर ले। इसके कॉन्ट्रास्ट में अमेरिका इमदाद तो पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई नहीं दे रहा, ना ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंपोज करने की तरफ माइल है। तो ये एक और चीज है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान रहता है और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को एंटी अमेरिकन रिलेशंस के तौर पे ट्रीट करता है। सो आई थिंक दिस इज एन एरिया विच needs to see. Pakistan needs to balance its relationship with US as well as as China,
and I think both relationships should not be at the cost of each other. ये पॉलिसी रहनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ओपनली यूएसए के साथ अलाइन करना चाहिए, पाकिस्तान को ओपनली यूएसए साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान यूएसए के अलावा यूएसए के साथ के खिलाफ चलकर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस आपको चाहिए होता है। आई थिंक पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो इंडिया की पॉलिसी थी 92 तक, उसको भी देखना चाहिए, या 92 के बाद, सॉरी 92 से लेकर 2010 तक की पॉलिसी, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के साथ, सोवियत यूनियन में कह रहा हूँ सॉरी, रशियन फेडरेशन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करके रखा है। तो द पॉलिसी ऑफ बैलेंस इज द की। इसके अंदर फॉरेन ऑफिस का बड़ा एक रोल होगा, सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ताल्लुकात को ना देखा जाए, ट्रांजैक्शनल नेचर के तौर पे ना देखा जाए। दीज आर इम्पोर्टेंट। टर्की ग्रे लिस्ट में आ चुका है, इस हवाले से थोड़ा बता दें, नॉट फुली अवेयर जी। ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ कहता है कि जो ममालिक उनके इकोनॉमिक और बैंकिंग सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक कर सकें, चेक्स एंड बैलेंसेस हों, उनके ऊपर कंट्रोल हो, उनको प्रिवेंट किया जाए, फिर उन ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि किसी तरह से वहां पे टैक्स अवेडर्स ना आ जाएं, यानी टैक्स बचाने वाले या टेररिस्ट को फाइनेंस करने वाले लोग ना आ जाएं, या मनी लॉन्ड्रिंग करके भागने वाले लोग ना, ऐसे ये वाली जो ममालिक हैं इनके ऊपर फिर वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, कहते हैं कि आप अपने हालात को बेहतर करें, अपने मामलात को ठीक करें, अदरवाइज आप पे पाबंदी लग जाएगी और फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा और फिर बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी भाग जाएंगी। तो ये एक चीज है टर्की के ऊपर इसलिए है क्योंकि टर्की भी एक बड़ा एक्टिव प्लेयर है अपने रीजन में। टर्की सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, अजरबैजान के अंदर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और टर्की के स्टेट्स हैं जिसकी वजह से टर्की के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि टर्की के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके भी एसओपीज, उनके सिस्टम इतने रोबस्ट नहीं है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकें। इस वजह से टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ इसी किस्म के इल्जाम हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? Thank you very much, everyone. See you next week for Pakistan affairs, and tomorrow, inshallah, for IR.